आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के लिए रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं। इसी मोटिव से आज का करंट अफेयर डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं 7 मई का, और ये हेल्पफुल रहने वाला है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, बैंक, एससी, रेलवे सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले तो नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेशनल अफेयर का पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर संभाल रहे हैं, इन्होंने लॉन्च किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। मतलब जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी जो है लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला, और ये 2 तरह के राइस वेराइटी लॉन्च किए गए हैं। किसने डेवलप किया इसको डेवलप किया गया है भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो डेवलप किया है, जो कि एक तरह की गवर्नमेंट की संस्था है जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करती है। इसको जो है इनोग्रेट किया गया था भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम जो न्यू दिल्ली में है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इनोग्रेट यहाँ पे किया गया था, जो कि एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था। बस आपको पता होगा कहाँ पे इनोग्रेट किया गया था, ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में रख लो तो सही रहता है। और उसके बाद बात करें कि एग्जाम का क्या रिलेवेंट है कि किसने इसको डेवलप किया, ये आपको याद रखना है, ICAR ने इसको डेवलप किया गया है। कौन कौन से 2 जीनोम राइस वैरायटी है वो पढ़ने से पहले हम ये समझना पड़ेगा कि ये जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज होती क्या है। अब जीनोम वैरायटी एडिटेड राइस वैरायटी जो भी रहती है, ये एक तरह का राइस रहता है जिसको मॉडिफाई किया जाता है बाय एडवांस जीनोम टेक्नोलॉजी। अभी एडवांस जीनोम टेक्नोलॉजी का अगर देखोगे तो ये CRISPR Cas9 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी PDF में ऐड नहीं किया हुआ है, लेकिन जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको ऐड कर दूंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, CRISPR Cas9 के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि इसमें जो भी चेंजेस ऑफ DNA किए जाएंगे, जो भी राइस है उसका जो DNA चेंज किया जाएगा वो विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन जीन, मतलब इसके अंदर कोई फॉरेन जीन्स नहीं डाल के जो है राइस की जो है वैरायटी बनाई जाएगी। तो जब फॉरेन जीन्स डाली जाती है तो उसको बोला जाता है जीनोम मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको पता होगा जीनोम मॉडिफाइड क्रॉप जिसको GM बोला जाता है, जो जीनोम मॉडिफाइड क्रॉप जो रहता है उसमें फॉरेन जीन्स डाला जाता है, और ये जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो रहती है यहाँ पे फॉरेन जीन्स नहीं डाला जाता। और इसके से क्या होता है कि जो भी जो जीनोम एडिटिंग जो भी प्लांट्स होते हैं या तो जो भी क्रॉप्स रहते हैं, ये एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए ही बना रहता है। जैसे कि कोई डॉट से बच पाएगा, मतलब जो सूखा पड़ जाता है उससे बच पाएगा, कोई कीड़ों से बच जाएगा, इंसेक्ट से बच जाएगा, कोई न्यूट्रिशन कंटेंट से बच जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी रहती है उसमें। और जो जीनोम मॉडिफाइड इसके बारे में बात कर रहा था, उसके अंतर्गत जो है फॉरेन DNA डाला जाता है, ठीक है। और बात करते हैं जो GM रहता है, जो जीनोम मॉडिफाइड जो क्रॉप्स रहते हैं, इसमें मतलब ये थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन अब जो ये जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी है ये थोड़ा महंगा मिलने वाला है। कौन से 2 क्रॉप्स हैं उसके बारे में पढ़े तो एक आपको मिलेगा DRR धन 100 कमला, और दूसरा जो है पूषा DST राइस 1। अजीब सही नाम है यार, कमला और पूषा 2 लड़कियों के नाम ऐसे याद रख लो, कमला और पूषा। और ये दो तरह के जो है राइस वैरायटी जो है लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब क्या इनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड राइस है, ये इनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि ये इंडिया का जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा, उसके साथ बेटर हैंडलिंग जो क्लाइमेट चेंज है उससे कर पाएगा, सेव वाटर भी होगी। और बोला जा रहा है कि ये जो भी फार्मर्स है 4 से 5 साल में जितने भी फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में, सबके पास ये जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी का जो क्रॉप है ये रहेगा, ठीक है। तो ये 2 तरह की वैरायटी आपको याद रखनी है। और ये जो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा होते जा रहा है उसको देखते हुए ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ लॉन्च की गई, ये वैरायटी लॉन्च की गई है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इन्होंने एक और चीज़ लॉन्च की है जिसका नाम है -5+10 फार्मूला। अब बोलोगे यार ये क्या चीज़ होती है -5+10 फार्मूला, ये अजीब सा नहीं लग रहा सुनने में, -5+10? हाँ अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये चीज़ भी वैसी है। इसके बारे में पढ़े तो ये जो भी लैंड है, जो भी राइस फार्मिंग लैंड है, उसको 5 मिलियन हेक्टिक टन से जो है रिड्यूस करने का काम करेगा, और उसके बाद जो राइस प्रोडक्टिविटी है उसको 10 मिलियन टन से इंक्रीज करने का काम करेगा। मतलब जो राइस फार्मिंग हो रही है अभी वो 5 मिलियन जो हेक्टर है उससे कम होगा, और उसके बाद जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो 10 गुना ज़्यादा होगा, 10 मेट्रिक टन जो है वो ज़्यादा होगा राइस की प्रोडक्टिविटी। ऐसा कुछ कहना रहता है -5+10 फार्मूला में,
ठीक है, ये तो हमने बड़ा वैल्यू ले लिया। अब 5 मिलियन की जगह 5 हेक्टर ले लो कि 5 हेक्टर लैंड जो है कम चाहिए होगा प्रोडक्शन ऑफ राइस करने के लिए। वहाँ पे जो 5 हेक्टर लैंड कम तो चाहिए होगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी होगी वो 10 हेक्टर लैंड जो है 10 हेक्टर जो है राइस ज़्यादा उगेगा उस लैंड में। ठीक है, तो ये काम रहता है, इस फॉर्मूले में ये कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है बोला जाता है कि इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस और ग्राउंड ऑयल सीड जो है इसके अंतर्गत उगाए जाएंगे। ठीक है, ये पूरा बड़ा न्यूज़ हो गया, आपको समझ आ गया होगा जो मैं आपको समझ बता रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से आ रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक तरह का ये क्या है, कॉरिडोर है। कॉरिडोर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जहाँ पे चीता जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बोला जा रहा है कि ये आप देख सकते हो इमेज में, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, थोड़ा देना टाइम देना। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो अच्छे समझ आएगा। ये जो आपको दिख रहा होगा मैप में, ये कॉरिडोर बनने वाला है। ठीक है, ये कॉरिडोर बनने वाला है जहाँ पे चीता आराम से एक स्टेट से दूसरी जगह जा सकता है, और इसको एरिया भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। पहले बहुत कम एरिया में रहता था, लेकिन अब जो है बहुत बड़ा एरिया मिल जाएगा। पहले कुन्नू नेशनल पार्क जो था वहाँ पे ज़्यादा चीता रहते थे, अब ये जो है 1700 स्क्वायर फीट लंबा जो है कॉरिडोर बनाया गया है, जहाँ जिसकी वजह से जो भी चीता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रैवल करते हुए भी जा सकते हैं। अब ये 1700 जो स्क्वायर फीट है, इसमें भी जो एमपी में है वो 10,500 स्क्वायर फीट मिलने वाला है, और बाकी जो 6,500 स्क्वायर फीट है वो आपको राजस्थान में मिलने वाला है। ठीक है, और इसके वजह से जो चीता है वो फ्रीली जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया में घूम सकता है। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा जगह मिल गया है घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। अब जो डियर रहने वाले हैं, जो हिरन रहने वाले हैं, उनको बच बच के रहना पड़ेगा। भाई चीता आ गया, चीता आ गया, भागो भागो, तो ऐसा चिल्लाएंगे क्योंकि इनका एरिया बढ़ चुका है। पहले तो कुन्नू नेशनल पार्क में थे, और अब इनका एरिया बनने की वजह से अब राजस्थान के जो डियर है वो भी डर के बैठे रहेंगे इनसे। तो अब बात कर लेते हैं ये कॉरिडोर किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉरिडोर जो है कनेक्ट करेगा कुन्नू नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि कुन्नू नेशनल पार्क को, कुन्नू नेशनल पार्क, उसके साथ जो गांधी सागर सेंचुरी है इसको भी कनेक्ट करेगा। और ये दोनों के दोनों जो है आपको मध्य प्रदेश में ही मिलने वाला है, और ये दोनों मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और राजस्थान का जो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो राजस्थान में जो है एक टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इधर कुन्नू नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी, ये दो मिलने वाले हैं, और इसके वजह से जो टाइगर है वो फ्रीली घूम पाएगा। ठीक है, तो टोटल बात करें तो इस कॉरिडोर में आपको 13 जो है राजस्थान की आपको डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला जो कि कवर्ड है, और जो मध्य प्रदेश में उसमें 12 जो है डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान देनी है। अगर बात करें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, तो इन्होंने एक एक्शन प्लान निकाला था जिसके अंतर्गत जो कुन्नू है, कुन्नू नेशनल पार्क, उसके बाद जो गांधी सागर लैंडस्केप है उसको डेजिग्नेट किया गया था एज अ चीता हैबिटेट। चीता को जो है अभी रिसेंटली अभी जो कुन्नू नेशनल पार्क है वहाँ पे लाया गया था, उसके बाद इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया। गांधी सागर नेशनल पार्क, नेशनल जो पार्क नहीं सॉरी सेंचुरी है वहाँ पे भी इसको डाला गया, और अब जो है राजस्थान में जैसे कि ये अपना जो भी है दबदबा बढ़ा पाए, अपना जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा पाए, उसी के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लेके याद रखना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलके इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है, और इसमें आपको मिलेगा टोटल 17,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर जो है लंबा कॉरिडोर बनने वाला है। और ये किस किस को कनेक्ट करेगा, कुन्नू नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। दो आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है, एक राजस्थान में मिलने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एक तरह का ये अपॉइंटमेंट है जो कि लोकसभा के जो स्पीकर अभी कौन है, ओम बिरला जी, इन्होंने किया है। ठीक है, तो जो 2 तरह की कमेटी है वहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, इन्होंने डॉक्टर संजय जायसवाल को अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ कम्युनिटी ऑन एस्टीमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। तो फाइनेंशियल 2026 के लिए जो है चेयरमैन ऑफ द कम्युनिटी ऑन एस्टीमेट किसको बनाया गया है, संजय जायसवाल को बनाया है। संजय जायसवाल के बारे में बात करें तो ये एमपी फ्रॉम द बीजेपी के एक लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बीजेपी की तरफ से आते हैं। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन एस्टीमेट। अब चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन एस्टीमेट के बारे में पढ़े तो इसमें आपको टोटल 30 मेंबर मिलने वाला है, और ये 30 के 30 मेंबर आपको लोकसभा से मिलेंगे। इनका टर्नओवर जो है 1 मई 2025 से चालू होगा, और ये टोटल 1 साल का रहने वाला है, मतलब 30 अप्रैल 2026 में इनका टर्नओवर खत्म हो जाएगा।
इसका काम क्या रहता है, इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम होता है कि जो बजट जो आता है ना उसका जो भी एस्टिमेट है उसको कैलकुलेट करने का। इसके साथ ये सजेस्ट करता है इकोनॉमिक्स को पब्लिक एक्सपेंडिचर में, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कैसे खर्चा करना चाहिए, उसके लिए भी सजेस्ट किया जाता है। इसी के साथ एक और पर्सन का नाम याद रखना है, जय पांडा जी। तो जय पांडा जी को भी अपॉइंट किया गया है, जो कि बीजेपी है, बीजेपी लीडर है एमपी से, बीजेपी लीडर है एमपी से नहीं है, सॉरी ये उड़ीसा से है, ये बीजेपी के जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है ये, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द कम्युनिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ें तो इसके बारे में आपको मिलेगा जो ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसके बारे में पढ़े तो इसमें टोटल मेंबर जो है 22 होते हैं, उसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 जो है राज्यसभा से आते हैं। इनका ड्यूरेशन भी सेम ही होने वाला है, 1 मई 2025 से इनका ड्यूरेशन चालू होगा और एंड होगा 30 अप्रैल 2026 में। और की फंक्शन के बारे में बात करें तो इस कमेटी का काम होता है कि एवेल्यूट करना रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, उसके साथ ही ये जो भी PSUs रहती है उसको साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स की वो जो भी बिजनेस प्रिंसिपल है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, PSUs को उसको जो है देखती है। ठीक है, तो मोस्टली इनका फोकस रहता है, जैसे नाम से बता रहा है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब जो PSUs है वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं उसको देखने का काम रहता है इस कमेटी का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चीज़ समझ आ गई होगी। कमेटी क्या करती है, कौन अपॉइंट हुए हैं, संजय जायसवाल अपॉइंट हुए हैं कमेटी ऑन, किसके लिए अपॉइंट हुए थे, कमेटी ऑन एस्टिमेट के लिए, और कमेटी ऑन एस्टिमेट का काम रहता है बजट को एस्टिमेट करने के लिए। और PSU के बारे में बात करें तो PSU के चेयरमैन पांडा जी को बनाया गया है और इनका काम रहेगा कि जो PSU के जो रिपोर्ट्स है उसको देखने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या न्यूज़ है पहले इसको हम कवर करते हैं। तो रॉजर पे ने जो है इंडिया का फर्स्ट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फॉर पेमेंट लॉन्च किया है। और इसके बारे में पढ़े तो ये रॉजर पे का पहला कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर जो पेमेंट है इसको रॉजर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है इन्होंने लॉन्च किया है और ये AI बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी होने वाली है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। अब एक इमेजिन करो एक शॉप है, ठीक है, और शॉप में आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करने जा रहे हो। ठीक है, शॉप में आप क्या करने जा रहे हो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हो। थोड़ा डायग्राम बना लेते तो समझ भी आएगा अच्छे से। ये शॉप है, ठीक है, ये हमारा शॉप है और ये आप हो, आपके पास क्या है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, आप इसके थ्रू पेमेंट करने जा रहे हो। तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो सही है कि नहीं, वो चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो चेक करने की जिम्मेदारी है MCP का। ठीक है, क्या पता आपका डेबिट कार्ड, आपको नकली डेबिट कार्ड लेके आ गए हो, ठीक है, तो क्या पता नकली डेबिट कार्ड है, तो वो जब चेक होगा तो वो पता लगेगा नकली है कि असली, वो पता लगेगा जब MPC सर्वर के पास जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ की जाती है MPC सर्वर के द्वारा। अब इसको अगर हम बैंक के हिसाब से समझें कि बैंकिंग में कैसे इसका काम होने वाला है, उसको समझते हैं। तो जो MPC सर्वर है ये हेल्प करता है बैंक और ऐप्स को कि वो कम्युनिकेशन जो है सिक्योरली कर पाए। अब ऑनलाइन पेमेंट जब भी होता है तो ये एक तरह का गेट कीपर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये मान सकते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल लिया शॉपकीपर वाला, उसी को हम गेट कीपर की तरह एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो है MPC ये गेट कीपर है, ठीक है, यहाँ पे बैंक का सर्वर है, यहाँ पे बैंक का सर्वर है और यहाँ पे आप हो कार्ड लगे खड़े हो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, अगर हमने ऑफलाइन शॉपिंग का एग्जांपल लेता है, ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो है आप कार्ड लेके खड़े हो, तो आपका कार्ड जो है पहले तो MPC के थ्रू जाएगा। जब भी आप पेमेंट करने जाते हो, जब पेमेंट का डिटेल डालते हो तो उस केस में जो है MPC चेक करता है कि आपका जो भी डिटेल है वो सही है कि नहीं। अगर आपका डिटेल सही होगा तो बैंक को बोलता है भैया आप अपना जो भी OTP है वो भेज दो, उसके बाद जो है बैंक जो भी OTP है वो भेजता है। ठीक है, समझ गए आप क्या रहता है इसमें कि जो बंदा है, बंदे ने जब भी कार्ड डिटेल डाला ऑनलाइन तो उस केस में MPC एज अ गेटवे की तरह काम करता है, गेटकीपर की तरह काम करता है, जो कि बैंक को बताता है कि जो भी डिटेल है वो सही है कि नहीं। अगर डिटेल सही हुआ तो बैंक को बोलता है कि आप OTP भेज दो, अगर गलत हुआ तो बोलेगा भाई मत भेजो। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है एक्सेस कंट्रोल सर्वर को। ठीक है, तो बैंक का जो ACS होता है उस सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजा जाता है, जो कि हैंडल करता है OTP और ऑथेंटिकेशन। उसके बाद वो सर्वर जो ACS सर्वर है वो आपको OTP भेजता है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल होता है MPC का।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो देख सकते हो कि आप इंडिया का पहला एमपीसी सर्वर लॉन्च किया गया फॉर पेमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमपीसी के पहले पेमेंट नहीं कर रहे थे, हम कर तो रहे थे, तब भी ओटीपी आ रहा था। तो क्या होता था कि एमपीसी के पहले क्या रहता था कि बैंक जो है एज अ गेटवे की तरह यूज़ नहीं कर रही होती थी कुछ भी। तो बैंक मान लेते हैं, बैंक है हमारे पास वापस से, और हमारे पास क्या है ACS मतलब एक्सिस कंट्रोल सर्वर है। तो एक्सिस कंट्रोल सर्वर जो है वो 3D सिक्योर 1.0 यूज़ करता है। ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा पढ़ने में मज़ा भी तो आना चाहिए। तो जो बैंक है ACS क्यों यूज़ कर रहा है, जो OTP है उसको सेंड करने के लिए। अब आप ATM कार्ड लेके खड़े हो, ठीक है, आपका कोई भी जहाँ पे आप पेमेंट करना चाहते हो वहाँ पे डिटेल दबाया, उसके बाद वो डिटेल बैंक के सर्वर में जाएगा, वो चेक होगा सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको ACS के थ्रू जो है आपको OTP आता है। ठीक है, अगर MCP अगर बीच में होता तो एक ऑथेंटिकेशन ज़्यादा हो जाता और ज़्यादा वेरिफिकेशन होता, लेकिन अभी ये ACS होने की वजह से, एक्सेस कंट्रोल सर्वर होने की वजह से सिर्फ इसमें आपका सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब ये एक्सेस कंट्रोल सर्वर के पास भी जो है 3D सिक्योर 1.0 रहता है। अब इसको जो है 2011 में लॉन्च किया गया था बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। तो आपको पता होगा कि जो भी कार्ड रहता है, जो भी बैंक जो कार्ड प्रोवाइड करता है वो मास्टर कार्ड, वीज़ा या तो रुपए का रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट गेटवे के बीच में। ठीक है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता, और इसकी वजह से जो OTP है वो भी बहुत बार फेल हो जाता है। आपने देखा होगा कि कभी OTP नहीं आता है, और कभी आता है तो बहुत टाइम बाद आता है। तो इसका कारण यही है कि अभी जो बैंक्स है वो एक्सेस कंट्रोल सर्वर के तौर पे जो 3D सिक्योर 1.0 है उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं आ पाती। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती, OTP कभी फेल हो जाता है, और ये मोस्टली जो ब्राउज़र बेस्ड है वहीं पे काम कर पाता है। तो इसी की वजह से ये सब कुछ प्रॉब्लम रहती है। उसके साथ ही जो AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन होता है वो सब भी नहीं हो पाता अंडर जो अभी काम चल रहा है उसमें। लेकिन MPC में जो है AI बेस्ड अगर कोई डिटेक्शन करना चाहे तो वो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें AI बेस्ड टूल यूज़ किया जाएगा, जैसे कि जिपर हो गया या VS कोड हो गया, ये सब यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी रोजर पे है वो सिंपल और नेचुरल कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हुए पेमेंट हो पाएगा। और ये जो ट्रेडिशनल जो डैशबोर्ड या API के थ्रू पेमेंट होता था वो सबको रिप्लेस कर दिया। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। तो API के थ्रू पहले करते थे, जिसके से जो क्रिएट करना पड़ता था पेमेंट लिंक, उसके साथ इनिशिएट करना पड़ता था रिफंड, उसके बाद जो मैनेज करना पड़ता है ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ जो है AI असिस्टेंट के थ्रू ही हो जाएगा, जो कि पहले अलग अलग तरीके से करना पड़ता था, अब AI असिस्टेंट के थ्रू ही हो जाएगा रोजर पे का। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ जो भी आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ तो थोड़ा लंबा हो गया समझाने में, बट अच्छा था न्यूज़, समझाने लायक न्यूज़ था, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा समझाने लायक ही है, बहुत लोग को पता होगा पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है, बट जिसको नहीं पता उसको तो मुझे समझाना पड़ेगा, तो उसको मैं समझाऊँगा। तो इसके बारे में पढ़ते न्यूज़ पढ़ते फिर आपको पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में समझाता हूँ क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो पहले तो न्यूज़ पढ़ मुझे, तो ये आ रहा है जैकपे। तो जैकपे को अप्रूव कर दिया गया ऑपरेट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बाय दी RBI। जैकपे को जो है अलाउ कर दिया गया कि ऑपरेट कर सकता है एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर बाय दी RBI। अभी जैकपे के बारे में बात करें तो जैकपे जो है इसकी जो कंपनी आपको मिलेगा जैक ई पेमेंट सर्विस लिमिटेड, और ये एक तरह की जो मोबिक्विक के बारे में पता होगा ऐप है। तो इसकी जो है सब कंपनी, ठीक है, तो पेरेंट कंपनी आपको वन मोबिक्विक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड मिलने वाली है, और इनको फाइनल ऑथेंटिकेशन मिल चुका है कि अब ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकती है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। इन्होंने 2023 में जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब क्या, एक टेम्परेरी अप्रूवल मिलता है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बोर्ड देना चाहते हो एग्जाम में, जब आपका बोर्ड होता है तो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है ना, आपको सिखाने के लिए कि बोर्ड कैसा होता है। तो वैसे ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी रहता है, जहाँ पे RBI टेस्ट करता है कि जो भी ये प्लेटफॉर्म ऐसे काम कर रहे हैं कि नहीं एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह। बाद में जो है इनको फाइनल लाइसेंस दी जाती है। तो अब इनको फाइनल लाइसेंस दे दिया गया है बाय द RBI, और इस फाइनल लाइसेंस का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन। अब हम पढ़ते हैं ये पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है। अब वो हम शॉपकीपर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ये शॉपकीपर है। ठीक है, तो शॉपकीपर में आप क्या आए हो, आप पैसा दे रहे हो शॉपकीपर को, आप उसकी जगह पे सामान ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो शॉपकीपर है वो आपका बैठा हुआ है पैसा लेने के लिए।
अब इसी को जो है आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये शॉपकीपर आप मान लीजिए कि डिजिटल कैशियर है, अब ये नॉर्मल कैशियर नहीं है, अब ये पैसे जो लेगा वो डिजिटल फॉर्म में लेगा, ठीक है। तो ये डिजिटल फॉर्म में किस फॉर्म में ले सकता है, डिजिटल फॉर्म में यूपीआई के फॉर्म में ले सकता है, डिजिटल फॉर्म में कार्ड के फॉर्म में ले सकता है, डिजिटल फॉर्म में वॉलेट के फॉर्म में ले सकता है, नेट बैंकिंग के फॉर्म में ले सकता है। तो जब भी कभी ऑनलाइन एग्रीगेटर कोई भी कंपनी या जो भी बैंक्स बनते हैं उसके बाद उनके पास अलाउ हो जाता है, उनको लाइसेंस अलाउ कर दिया जाता है कि आप जो है पेमेंट एग्रीगेटर बनते हुए आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन में जो भी पेमेंट होता है वो कर सकते हो, वॉलेट में पेमेंट कर सकते हो, कार्ड्स में पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इनको प्रॉपर जो केवाईसी रहती है सारे फॉलो करनी पड़ती है, आरबीआई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। उसके बाद ये बीच के मेडिएटर बन जाते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बीच के मेडिएटर क्यों बनते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि रोजर पे की बात करें, वो बीच का मेडिएटर ही है, वो पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। तो आपने जो भी पेमेंट किया वो एक्सेप्ट होने का, उसके बाद वो एक्सेप्ट होने के बाद जो मर्चेंट है उसको पैसे जाने तक का काम जो है पेमेंट एग्रीगेटर का रहता है। उसके बाद मर्चेंट जब रिफंड करता है वो पहले पेमेंट एग्रीगेटर के पास, उसके बाद जो है पेमेंट एग्रीगेटर आपको रिफंड करके देता है। तो ये पूरा का पूरा काम होता है पेमेंट एग्रीगेटर का। और अभी जो है जैकपे को जो है पेमेंट एग्रीगेटर बनाया है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो पेनल्टी की तरफ से आ रहा है ये। तो एक बहुत बड़ा पेनल्टी लगाया गया है 5 बैंक के ऊपर, एक ही साथ 5 बैंक को जो है आरबीआई ने धर लिया है क्यों मैं ये बोल रहा हूँ धर लिया, उसको समझते हैं कि आरबीआई ने टोटल 2.52 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है कि इन्होंने जो है इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी वैल्यूएशन 2023 का अच्छे से नहीं किया है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो स्टेचुटरी इन्फेक्शन क्या बोल रहा है, इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी एवोल्यूशन 2023 का नहीं किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर 2.52 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। और टोटल ये 5 बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने नॉन कंप्लायंस दिखाया है विद साइबर सिक्योरिटी, केवाईसी, नॉन एंड कस्टमर सर्विस, इंटरनल अकाउंट मिसयूज, एग्री लैंडिंग, ये सब में, ठीक है। और भी बहुत सारे जो भी हैं सब में ही आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी। और आरबीआई ने बोला कि अब तो भाई मेरे पास पैसा ही पैसा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगा दी है। तो आरबीआई ने जो है पहले तो सबसे बड़ी जो पेनल्टी लगाई है वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर लगाई है। और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर देखें तो 97.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है, अराउंड 1 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। और कारण बताया जा रहा है कि साइबर ब्रिच हुआ है इनका, साइबर ब्रिच का जो रिपोर्टिंग है उसमें डिले किया गया है। उसके साथ ही नो अलर्ट सिस्टम फॉर स्पेसिफिक अकाउंट को, कोई भी जो भी अकाउंट है, स्पेसिफिक जो भी अकाउंट है उसके ऊपर कोई अलर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई अलर्ट सिस्टम नहीं रखा गया जिसके पेनल्टी लगाई है। उसके साथ ही जो है लेट फी चार्ज विदाउट इशूइंग क्रेडिट कार्ड बिना इशू करे ही ये आईसीआईसीआई बैंक जो है फ़ी चार्ज कर रही थी। तो अब आरबीआई ने बोला भाई इसके लिए भी हमें फ़ाइन दो। तो देखो भाई क्या क्या कांड कर रही है आईसीआईसीआई बैंक, तो उसके लिए जो है इनके ऊपर 97.80 लाख का जो है फ़ाइन मारा है। अब बैंक अपनी मर्जी चलाता रहेगा और मतलब मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड किसको इशू नहीं किया तभी लेट फाइन मार रहा है तो आरबीआई थोड़ी चुप बैठेगा, आरबीआई तो फाइन मारेगा ही ना। तो इसी वजह से जो है पहले आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फाइन मारा, उसके बाद बोला अब आओ दूसरा बैंक। अब आया दूसरा बैंक जो क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो है 61.40 लाख का पेनल्टी मारा है कि इन्होंने नॉन कैश इंसेंटिव फॉर इंश्योरेंस सेलर उसको प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक नहीं, सॉरी, इनको अलाउ कर दिया गया कि जो नॉन कैश इंसेंटिव मतलब कैश के थ्रू नहीं, नॉन कैश इंसेंटिव जो है जो भी इंश्योरेंस सेलर है उनको देना चालू कर दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसकी वजह से इनके ऊपर 61.40 लाख की पेनल्टी लगी है। इसके साथ ही जो डोरमेंट अकाउंट होता है, डोरमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि इनएक्टिव रहता है 1 साल तक, ठीक है। तो 1 साल तक उसमें कुछ भी मतलब फंक्शन नहीं किया गया होता है तो उस केस में उसको डोरमेंट अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है फेल हो गए हैं इन लोग इंटरेस्ट देने के लिए, जो क्रेडिट इंटरेस्ट देना चाहिए डोरमेंट अकाउंट में उसे फेल हो गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है कितनी 6.140 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। अब आरबीआई ने बोला अब दूसरा बैंक भी हो गया, अब तीसरा बैंक आओ भाई। तीसरा बैंक ने बोला मैं आता हूँ, तो तीसरा बैंक आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर 31.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है कि इन्होंने वॉलेट किया है नॉर्म्स ऑफ केवाईसी, और ये आधार बेस्ड जो ई केवाईसी होता है इन नॉन फेस टू फेस मोड में उसको जो है सही से फॉलो नहीं किया है, इसको जो है वॉलेट किया, जिसकी वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर पेनल्टी लगाई है। उसका नेक्स्ट चले तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है 31.80 लाख का कि इन्होंने जो है ओवरचार्ज करना चालू कर दिया था केसीसी होल्डर पर। केसीसी मतलब
किसान क्रेडिट कार्ड जो रहता है उस अकाउंट में जो है उसमें ओवर चार्ज करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। और एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने अनऑथोराइज और अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन करवाया था इंटरनल और ऑफिस अकाउंट के थ्रू, उसकी वजह से इनके ऊपर 29.60 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो ये जो भी आपको मैंने पेनल्टी बताई है आपको याद रखना है, क्या रीज़न है याद रखना है, और याद रखने के लिए आपको मैंने टेबल दे दिया जहाँ से आप सब कुछ याद रख सकते हो। इसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ था नहीं, इसको जो भी है आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपॉइंटमेंट है, जहाँ पे और कुछ भी नहीं समझाना पड़ता, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या है ये। तो जो एंटोनी अल्बेनीज़ है जो लेबर पार्टी से आते हैं, ठीक है, तो इधर इनके अपोजिशन में जो थे वो पीटर द्रोफ्रिन थे, ठीक है, तो ये लेबर पार्टी से आते हैं और इनको जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बना दिया गया है। और ये अभी फर्स्ट पीएम है इन 20 ईयर टू विन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव 3-year टर्म, ठीक है। तो ये 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम जो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं वो दो कंजिक्यूटिव टाइम के लिए जो है 3-3 साल का टर्म किए हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो है ये ऑलरेडी एज अ पीएम ऑस्ट्रेलिया थे और इनको अभी रीइलेक्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा सलम सलाह। तो बिन सलम सलाह बिन ये जो है पीएम ऑफ यमन बनाया गया और इन्होंने मुबारक को जो है मुबारक करते हुए इनको हटा दिया क्या फनी है यार। जब ये सलाह बिन थे इन्होंने जो है मुबारक देते हुए मुबारक को बाहर निकाल दिया है। और रीज़न क्या है कि जो मुबारक हैं इनको गवर्नेंस चैलेंज हो रही थी बिकॉज इनेबिलिटी ऑफ द कैबिनेट रिसफल, तो इनको मुबारक करते हुए हटा दिया। और इन्होंने दूसरे जो भी इनके कैबिनेट थे तो इनको जो है रिसफल किया था, जिसकी वजह से इनको गवर्नेंस चैलेंज फेस करना पड़ा था और इन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद अभी नए जो है पीएम ऑफ यमन बिन को बनाया गया, ठीक है, सलाह बिन को बनाया गया। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट में बढ़ता है। तो नेक्स्ट में आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एक एमयू साइन किया है, या तो कोलैबोरेट पार्टनर करके जो है कोलैबोरेट किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के साथ, जो कि एक तरह से सेबी की पब्लिक ट्रस्ट 2006 में बनी हुई है। इसका काम क्या होता है उसको समझते हैं तो आपको पूरा न्यूज़ समझ आ जाएगा। इसका मोस्टली काम होता है जो मेजर जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसको लेना। इसमें फेमस एग्ज़ाम है NISM एग्ज़ाम, जो कि म्यूचुअल फंड के लिए ली जाती है, ठीक है। तो इसी के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए जो है ये पार्टनरशिप की गई है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है IFSCA और जो NISM है ये दोनों ने MU साइन किया कि हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग है गिफ्ट सिटी गांधीनगर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत NISM विल बी एक्ट एज अ पार्टनर ट्रेनिंग पार्टनर फॉर IFSCA के लिए जो है एज अ ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जो NISM का सर्टिफिकेट है वो जो एम्प्लॉय रहने वाले हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, यहाँ पे इनके जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको NISM सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये जो है इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसको ऑपरेट कर पाए, ठीक है। तो जो भी लेसन जो इंटरनेशनली सीखना चाहिए वो सीख पाएंगे बाय द NISM। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जिसको TCS भी बोला जाता है, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इन्होंने पार्टनर किया है IBM के साथ और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, और पार्टनर करके जो है इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया अंडर नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत। तो जो ये IBM का जो क्वांटम सिस्टम होने वाला है तो इसमें 156 क्यूबिट हीरोन प्रोसेसर रहने वाला है, हीरोन प्रोसेसर रहने वाला है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर रहने वाला है। और ये जो टेक वैली पार्क है आंध्र प्रदेश में वहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा IBM जो है क्लाउड बेस्ड क्वांटम एक्सेस देने वाला है इंडिया के रिसर्चर को, और इसके साथ ही जो ये पार्क है ये सपोर्ट करेगा हाइब्रिड कंप्यूटिंग को, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग रहने वाला है, उसके साथ CPU रहने वाला है, उसके साथ GPU रहने वाला है। इतने तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको CPU और GPU तो पता होगा, ग्राफिकल प्रोसेसर इंटरफेरेंस और CPU के बारे में पता होगा, ठीक है। मैं सब कुछ तो एक्सप्लेन करते बैठूंगा नहीं, तो ये सब चीज़ें मान के जा रहा हूँ, ये बेसिक पॉइंट है कंप्यूटर का, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो अभी मैंने आपका एक फुल फॉर्म प्रोवाइड नहीं करके रखा है। क्या काम होने वाला है उसको समझते हैं कि इंडिया का क्वांटम इकोसिस्टम डेवलप करेगा ये, और उसके साथ ही जो एनेबल करेगा कि हाई एंड रिसर्च एंड जॉब क्रिएशन हो पाए। क्वांटम कंप्यूटिंग बनाई क्यों जाती है? क्वांटम कंप्यूटिंग मोस्टली रिसर्च के लिए बनाई जाती है, तो ये रिसर्च के लिए ही बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है
डायलॉग जो है वो न्यू दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया है ग्रे स्केल लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टिंग जो बेल्जियम बेस्ड है। दोनों मिलके क्या करने वाला है, दोनों मिलके ST राइड EUL लॉन्च किया है, जो कि बूस्ट करेगा इंडिया और यूरोप यूनियन का क्या जो इंगेजमेंट है, वो जो ट्रेड है, जो प्रैक्टिसेस है, उसको जो बूस्ट करने का काम करेगा। अब इसका फुल फॉर्म देखिए तो आपको फुल फॉर्म मिलेगा स्टैटिस्टिक रिसर्च इनोवेशन डायलॉग फॉर इंडिया यूरोप यूनियन इंडिया इंगेजमेंट। तो ये फुल फॉर्म को याद रखना है। इसके अंतर्गत ये ब्रिज करने का काम करेगा गैप को, जो पॉलिसी और प्रैक्टिस होते हैं इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोप यूनियन के बीच में, उसके साथ इंडिया और यूरोप यूनियन का जो ट्रेड है, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, उसको भी बढ़ावा देने का काम करने वाला है ये MU। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिफेंस की तरफ में बढ़े। तो डिफेंस का एक ट्रायल है, और इस ट्रायल के बारे में बात करें तो डिफेंस ने सेटोस्ट्रोफिक एयर स्ट्रिप प्लेटफॉर्म को जो है ट्रायल लिया है। ठीक है, तो इसको जो है ट्रायल लिया गया है, और इसके बारे में पढ़े तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इमेज थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा फिलहाल ले तो, बट इसको देखो ये थोड़ा बैलून टाइप दिख रहा है ना। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा बैलून एयरक्राफ्ट रहता है जो कि सेटोस्फीयर में जाता है। ठीक है, तो कितने तरह के हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो लेयर रहते हैं वो रहते हैं। तो ये मान लेते हैं अर्थ है, तो सबसे नीचे जो रहता है वो टोपोस्फेयर रहता है ना, उसके ऊपर सेटोस्फेयर रहता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है बताइए, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर आता है एक्सोस्फेयर। तो आपको याद रखना है अभी क्या, आपको याद रखना है टोपोस्फेयर के ठीक ऊपर, टोपोस्फेयर के ठीक ऊपर कौन सा होता है, सेटोस्फेयर रहता है। तो सेटोस्फेयर में अराउंड 17 से लेके 20 किलोमीटर के ऊपर ये बैलून उड़ा था, उड़ के जो था वो रुक गया। ठीक है, उड़ा और उड़ के रुक गया। कितने टाइम के लिए रुका, 62 मिनट्स के लिए जो था ये रुका हुआ था ऊपर। और यही सेटोस्फीयर लेयर ही है जो क्लाउड के ऊपर होता है। टोपोस्फियर में जो मोस्टली क्लाउड रहते हैं, और जो सेटोस्फीयर होता है ये क्लाउड के ऊपर होता है। यहीं पे जो है एरोप्लेन भी उड़ते हैं, और इस बैलून को भी जो है यहीं पे सेट किया था। ठीक है, और इस बैलून का काम क्या था, इस बैलून का काम था इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल प्रोवाइड करने का। तो ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, तो इसको टेस्ट किया जा रहा है कि ये इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल दे पाएगा कि नहीं। इसके साथ ही ये सर्वेलेंस करने का काम करेगा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको, उसके साथ जो वेदर ट्रैकिंग है, ये सब भी इसके थ्रू की जा सकती है। ठीक है, तो इस बैलून के बारे में बात करें तो इस बैलून में जो है हीलियम डाला गया था इसको लिफ्ट करने के लिए, और इसमें कुछ सोलर पावर बैटरी भी रखी गई थी नाइट ऑपरेशन के लिए। टोटल 62 मिनट के लिए ये ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, और बाकी चीज़ तो मैंने आपको बताई थी क्या क्या चीज़ें ये करने वाला है। और इसके बारे में बात करें तो इसको डेवलप किया गया था बाय एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश, जो आगरा उत्तर प्रदेश है इसने। और अभी जो ये ट्रायल हो रहा था, ये जो मध्य प्रदेश का जो ट्रायल साइट है यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, इसका काम क्या होने वाला है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, और फिर रिकॉन्सिस्टेंट होने कैपेबिलिटी जो है होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसका रहने वाला है। तो समझ आ गया होगा क्या रहने वाला है। ये हाई एल्टीट्यूड शूडो सैटेलाइट की तरह काम करता है। शूडो सैटेलाइट मतलब क्या, टेम्परेरी सैटेलाइट की तरह काम करता है, और ये ऊपर जाके जो है पूरा का पूरा स्टेशनरी हो जाता है। कितने किलोमीटर उड़ाया गया था इसको, 17 से लेके 20 किलोमीटर अबव द अर्थ इसको उड़ाया गया था। तो ये हो गया हमारा डेली एंड करंट अफेयर्स सारा का सारा खत्म। और इसके साथ बात करें तो इसकी ये PDF चाहिए तो आपको मेरे को आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और पता नहीं क्या होता है, लास्ट वीडियो जब खत्म होती है तो पढ़ाने का मन और रहता है, बट वीडियो ख़त्म भी करनी होती है, तो इसलिए थोड़ा ख़राब हो जाता है लास्ट में एंडिंग। कोई बात नहीं, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देते हैं सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए हम इधर रहते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।